हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं आज 50 एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो कि होने वाले हैं उत्तराखंड आर्थिक सर्वे से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आगामी उत्तराखंड की परीक्षा के लिए। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। जिसमें पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बात की है उत्तराखंड आर्थिक सर्वे 2025-26 है। ये राज्य गठन के बाद कौन सा नंबर का है? ये है रिपोर्ट है, तो ये है आंसर इसका बी, 8वां है राज्य निर्माण के बाद। तो बात करें इसमें उत्तराखंड की एक नज़र देख लेते हैं। जिसमें राज्य स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। 2007 में उत्तरांचल से नाम क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया 1 जनवरी 2007 से। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो 13 जिले हैं, 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। बात करते हैं यहाँ विधानसभा सीटों की तो 70 विधानसभा सीट हैं। देहरादून जो है शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। भौगोलिक सीमा की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और जिसमें 86% क्या है? पहाड़ का हिस्सा है और बाकी का 14% मैदानी इलाका है। उत्तर में चीन से और पूर्व में नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। जनसांख्यिकी और भाषा की बात करें तो 1.01 करोड़ जनसंख्या यहाँ की है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अब 2027 में क्या होगी? पूरी फिर से जनगणना होगी, तो उसके बाद नया डाटा आएगा। बात करते हैं इसमें 78.82% साक्षरता दर यहाँ पे देखने को मिलती है। आधिकारिक भाषा की बात करें तो हिंदी और द्वितीय जो राजभाषा है वो है यहाँ की संस्कृत। अर्थव्यवस्था और प्रतीक की बात करें तो पर्यटन और जल विद्युत आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें गंगा यमुना का उद्गम स्थल होने के कारण देवभूमि के रूप में विख्यात ये है। तो ये थी देवभूमि की बात। अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब लोग आर्थिक समीक्षा की सारी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उसको कंफ्यूजन ये हो जाता है कभी कभार कि इनको कौन सा विभाग जारी करता है। तो ये करता है अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय उत्तराखंड का। ठीक, ये हर जगह का यही है, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय। बात करते हैं इसकी तो यहाँ पे मुख्य आधार जो उत्तराखंड का है, यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड शासन के 4 मुख्य ढांचे हैं, 4 मुख्य स्तंभ हैं। जिसमें प्रशासनिक या वित्तीय ढांचे की हम बात करें तो उत्तराखंड के वित्त, नियोजन, सांख्यिकी और राजस्व विभाग के मुख्य कार्यों और उनकी संवैधानिक भूमिका को यहाँ पे समझते हैं। जिसमें पहला है हमारा वित्त विभाग। ठीक, वित्त विभाग की बात करें तो राज्य का वित्तीय प्रबंधन ये करता है। ठीक, पैसे का लेखा जोखा सारा ये रखता है। इसमें बजट निर्माण, संचित निधि का संचालन यहाँ पे देखने को मिलता है। जिसमें बात करें तो अनुच्छेद 202, 266 और 267 में है, संविधान में इसका उल्लेख है। दूसरी हम बात करेंगे अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, जिसमें अभी हमने बात करी जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये डाटा और जीएसडीपी की बात यहाँ पे देखने को मिलती है। बात करते हैं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद जो कि जीएसडीपी बोलते हैं, इसका आकलन और महत्वपूर्ण आर्थिक सर्वेक्षणों का संपादन यहाँ पे किया जाता है इसके द्वारा। नियोजन विभाग की बात करें तो सतत विकास का खाका यहाँ पे तैयार किया जाता है। ये सब चीजें देखने को मिलती है, सतत विकास लक्ष्यों का ये प्राप्ति यहाँ पर देखने को मिलती है नियोजन विभाग के द्वारा। और अनुच्छेद इसका है 243। बात करेंगे चौथा जो स्तंभ है वो है राजस्व परिषद। इसमें भूमि एवं न्याय प्रशासन की बात हम देखने को मिलती है। जिसमें बात करें तो देहरादून मुख्यालय से संचालित ये होता है और ये भू अभिलेखों के प्रबंधन और राजस्व मामलों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025-26 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का कुल आकार जीएसडीपी कितना था? तो ये है 3,81,861 करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाएगा। बात करते हैं राज्य में अर्थव्यवस्था की। राज्य गठन के समय से अब तक 26 गुना वृद्धि हो चुकी है। अब 26 गुना भी याद कर लीजिए, लेकिन इसको याद कैसे करना है? ट्रिक है, ट्रिक क्या है? ऐसी है, 2000 में उत्तराखंड बना था और अभी 2026 चल रहा है, तो और वैसे ही 26 गुना, यानी कि हर साल एक एक गुना ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक, तो एक थोड़ा सा एक माइंड में रखने के लिए है। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो अनुमानित आर्थिक विकास दर है 7.23%। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये डाटा है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज पूछ दिया जाएगा, बार बार कह रहा हूं मैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड के अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी आंकी गई है? यानी कि आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2026-27 का, उसके लिए अनुमानित जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी आंकी गई है? तो ये आंकी गई है 8.2%। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, जो ये वाला डाटा है इसमें आर्थिक विकास दर ये पहले की पूछी है, यानी कि
पुरानी, तो पुरानी तो थी भाई 7% के आसपास, यानी कि 7.23। और जो अब आने वाले आगे है सालों में, तो उसको कैसे याद करेंगे? अब 7 से बाद क्या आता है? 8 ही आता है, तो 8.2 लगभग, ठीक। तो ऐसे एक मतलब दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्रचलित भावों पर उत्तराखंड की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 2025-26 कितनी है? कितनी है, कितनी थी, ठीक है, क्योंकि 25-26 तो चला गया है इसका फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे ये जो थी 2,73,921 रुपये यहाँ पे थी। ये पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। और राज्य की जो पर व्यक्ति आय थी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9.25 की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे डाटा इंपॉर्टेंट होंगे, कोई भी डाटा ऐसा नहीं होगा कि स्किप करने लायक। अगला हम क्वेश्चन बात करें तो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये है हमारा तृतीय क्षेत्र का, जो सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसमें 50.4646% जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। राज्य की सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्रोत है वो आय का यही है, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। इसमें हम बात करते हैं उत्तराखंड की आर्थिक वास्तुकला की, तो यहाँ पे 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इसमें प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? आधारभूत बुनियादी ढांचा होता है, जिसमें हम देखने को मिलता है कृषि यानी कि खेती, मछली पकड़ना, मछली पालन, खनन जंगलों से, यानी कि जो रॉ मटेरियल से होता है ना, रॉ मटेरियल से जो व्यवसाय होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक स्रोत से सीधे कच्चा माल यानी कि प्राप्त किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र होता है। जैसे कोई रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल कहाँ यूज होगा? वो अधिकतर क्या होगा? विनिर्माण क्षेत्र में ही यूज होगा। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। इसमें मुख्य गतिविधि में गन्ने से चीनी, दवाओं का निर्माण और सिडकुल क्षेत्रों में जल विद्युत उत्पादन शामिल है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? वो होता है विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र का, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है प्राथमिक क्षेत्र का, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस करके जो बनता है वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है हमारा। अब तीसरी जो क्षेत्र होती है तृतीय क्षेत्र, वो होती है हमारी सेवा क्षेत्र है, जिसमें राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जैसे कि जीडीपी में अधिकतम योगदान ये देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस, हर कोई चीज, जिस चीज में आपको सेवा, यानी कि सेवा का मतलब ऐसे नहीं कि हाथ पैर दबा रहे हैं, सेवा मतलब सर्विसेज, जैसे कि पर्यटन में, शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। और चौथा है हमारा कृषि क्षेत्र, जिसमें आबादी का 70%, अच्छा कृषि क्षेत्र तो 70% की आबादी का कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसमें कठिन भूगोल और पारंपरिक फसलें जैसे मडुआ, झंगोरा के साथ साथ सेब के बागानों और डेयरी फार्मिंग का भी यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अगली हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र यानी कि जो विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र का है उसका योगदान कितना परसेंट है? तो डायरेक्ट देखो, हम पहले क्षेत्र की बात करेंगे तो डायरेक्ट हमें याद करना होगा, ठीक है, 50.46% है फर्स्ट क्षेत्र में, 50.46% है। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो सेकंड क्षेत्र की, तो इसमें है 39.95% यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र का है। अब फर्स्ट परसेंट प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करेंगे, क्वेश्चन बनी गया है ये, हर छोटे से छोटा क्वेश्चन मैंने बना रखा है। तो प्रथम जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र है, उसका जो परसेंटेज है वो है 9.59% यहाँ पे है। तो तीनों क्षेत्र याद कर लेना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट क्षेत्र है वो क्या है, 10% से भी नीचे है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं उत्तराखंड में सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वाला जो जनपद है वो कौन सा है? तो सही सी बात है, हरिद्वार है, क्योंकि हरिद्वार में सिडकुल एरिया और औद्योगिक इकाई जो है वो ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जीडीपी ज़्यादा है। बात करते हैं हरिद्वार की, तो हरिद्वार क्या है, देवों और उद्योगों का द्वार यहाँ पे कहलाया जाता है, हरिद्वार, हरि का द्वार। जिसमें हम बात करते हैं पहचान और स्थापना की, तो यहाँ पे 28 दिसंबर 1988 को इसका गठन हुआ था। कुंभ नगरी, कपिला, चार धाम का द्वार, इसको आदि अनेक नामों से जाना जाता है। भूगोल की बात करेंगे तो बिल्व और नील चोटियों के यहाँ पे बीच में स्थित है। हर की पौड़ी और माया देवी का ये घर माना जाता है। बात करते हैं जनसांख्यिकी की, तो उत्तराखंड का सबसे अधिक आबादी वाला जिला ये है। 2360 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है, 2360 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में उच्चतम जनघनत्व है, यानी कि 2360 इसका एरिया है। चलो एरिया तो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, बट यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा जनघनत्व कौन सा जिला है, तो वो जाहिर सी बात है हरिद्वार है। ठीक हो गया। इसके बाद बात करें तो राज्य की औद्योगिक राजधानी है, जिसमें BHEL, सिडकुल और रुड़की में एशिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज
जो कि 1887 में स्थापित हुई थी। इनकी मेजबानी यानी कि यहाँ पे स्थित हैं। अभी थोड़ा सा हरिद्वार का मैप इसमें गलत हो गया, ये दूसरा है, ये हरिद्वार ये वाला एरिया है, ठीक, सभी को पता है वैसे तो। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड में सबसे कम, ठीक है, सबसे अधिक की बात कर ली हरिद्वार है, ठीक, सबसे कम जो जीडीपी वाला जनपद है वो कौन सा है, तो ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या है, भौगोलिक सीमा और कम औद्योगिक इकाइयों के कारण सबसे कम क्या है, जीडीपी वाला जिला है। अब रुद्रप्रयाग की भी हम बात कर लेते हैं, तो रुद्रप्रयाग का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला है रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो यहाँ पे संगम, शक्ति और श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। 16 सितंबर 1997 को इसका गठन हुआ था। सबसे कम जनसंख्या देखने को यहाँ पे मिलती है। टिहरी, पौड़ी और चमोली से निर्मित ये जिला है। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि भी इसी क्षेत्र में है, यानी कि इसी जिले में है। साक्षरता और प्रकृति की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और कस्तूरी मृग संरक्षण संस्थान भी यहाँ पे देखने को मिलता है। धार्मिक वैभव की बात करें तो केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ का स्थान यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे स्थित जो तुंगनाथ है विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर ये है, और केदारनाथ कत्यूर शैली में निर्मित है। केदारनाथ जो मंदिर है कत्यूर शैली में निर्मित है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी शैली में है। अलकनंदा की बात करें, यहाँ पे जो संगम है, संगम की बात करें तो यहाँ से एक साइड से आते अलकनंदा, एक साइड से आते मंदाकिनी, तो उसका संगम यहाँ पे बनता है। संस्कृति और पर्यटन की बात करें तो जाख मेला जो अंगारों पर नृत्य किया जाता है उस मेले में। देवरिया ताल की बात करें तो यहाँ पर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी का उद्गम और ऊखीमठ में शीतकालीन पूजा यहाँ की जाती है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 12वां है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है हरिद्वार, ठीक है। यहाँ पे औद्योगिक विकास के कारण प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पे ज्यादा है। जहाँ ज्यादा लोग रहेंगे, जहाँ ज्यादा विकास होगा, जहाँ ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र होगा, वहीं पे क्या होगी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होगी। बात करते हैं सबसे कम जनपद, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद, ये है रुद्रप्रयाग, ठीक है। जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी, जहाँ पे लोग ही नहीं होंगे, तो वहां पे प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा कहाँ से हो जाएगी। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा। तो ये है 6.92% यहाँ पे देखने को मिलती है, और राज्य में गरीबी में निरंतर गिरावट आ रही है, ये सरकार का कहना है। राज्य गठन के समय ये गरीबी 32.70% थी। हालांकि परसेंटेज से देखा जाए तो गरीबी में कमी तो आ रही है। अब बात करें नीति आयोग के समावेशी विकास सूचकांक जो कि एसडीजी होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें 2024 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा था, तो ये रहा था प्रथम स्थान पर। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट स्थान पर रहता है, तो वो डाटा इंपोर्टेंट थोड़ा सा रहता है। एग्जामिनर ऐसे डाटा पूछना ज्यादा पसंद करता है जो जिसमें उत्तराखंड अचीव कर रखा है कुछ, ठीक है। तो उत्तराखंड ने 79 स्कोर किया था, और ये केरल के साथ संयुक्त रूप से भारत में प्रथम स्थान पर था। अब केरल भी फर्स्ट स्थान पे है, सेम रैंक के साथ, सेम नंबर्स के साथ 79 यहाँ पे स्कोर किया था दोनों राज्यों ने। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि उत्तराखंड किस राज्य के साथ फर्स्ट नंबर पर था 2024 के एसडीजी गोल्स के अनुसार, ठीक हो गया। अब बात करेंगे इसमें नीति आयोग की, तो यहाँ पे नए भारत का थिंक टैंक की परिभाषा दी गई है नीति आयोग का। नीति आयोग की बात करें तो स्ट्रक्चर की, तो इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त ढांचा ये होता है। अध्यक्ष इसमें पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष होता है, एक सीईओ होता है, और सभी होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गवर्निंग काउंसिल होती है। इसके जो कार्य प्रणाली है, अप्रोच है, वो है, देखो पहले इसके जगह क्या था ना, योजना आयोग था। अब उसको हमने क्या, उसमें जो वो था बॉटम से बॉटम अप मॉडल था, ठीक हो गया। अब बात करेंगे इसमें नीति आयोग में बॉटम टू अप ये हो गया, मतलब कि एक गांव हो गया, गांव से कुछ भी नीति होगी गांव में सबसे पहले ये होगी अप्लाई होगी, तो यही होता है बॉटम टू अप प्रणाली। बात करते हैं तीसरा मुख्य कार्य की, तो रणनीतिक नीतियां और तकनीकी सलाह यहाँ पे दी जाती है। पहल की बात करें तो अटल इनोवेशन मिशन और रैंकिंग्स राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए एसडीजी स्वास्थ्य और नवाचार सूचकांक जारी यहाँ पे करते हैं। वित्तीय शक्ति में बदलाव की बात करें तो धन आवंटन की शक्ति यहाँ पे इसको नहीं है। ओके, ये किसको है, वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस कमीशन को होती है। अगली हम बात करेंगे मानव विकास सूचकांक एसडीआई 2021 के अनुसार उत्तराखंड का स्कोर कितना है। अब देखो ये बहुत पुराना डाटा है लेकिन इंपोर्टेंट है, ठीक है, आर्थिक समीक्षा में बताया गया तो इंपोर्टेंट है भाई। तो ये है 0.672% है। ये स्कोर भारत के राष्ट्रीय औसत 0.64 से काफी बेहतर ये है। इसके बाद देखें यहाँ पे हम एसडीआई का
थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे उत्पत्ति इसकी 1990 में हुई थी, यूएनडीपी द्वारा शुरुआत की गई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसमें लक्ष्य की बात करें तो आर्थिक विकास से आगे देखना क्षमताएं भी मायने यहाँ पे रखती हैं। इसमें बात करेंगे स्कोर और श्रेणियों की, तो यहाँ पे स्कोर 0 से 1 के बीच यहाँ पे होता है। एक के जितना करीब विकास उतना अधिक यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे निम्न, मध्यम, उच्च और अत्यधिक उच्च यहाँ पे 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा की यहाँ पे बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, आय की बात की जाती है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की बात की जाती है। और भारत की वर्तमान स्थिति देखें तो यहाँ पे भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में यहाँ पे है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड में वर्तमान में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होना चाहिए। तो यह है 71.60 वर्ष है। यानी कि उत्तराखंड का जो मानव है, उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनकी जो एवरेज उनकी जो लाइफ है वो है 71 साल, 60 महीने कह लो, दिन कह लो, जो भी है, ठीक। अब बात करें वर्ष 2025 तक उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये मिला है मात्र 29 चीजों को, और 29 भी बहुत होते हैं क्योंकि छोटा स्टेट है, 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे 29 स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो 27+ जीआई टैग हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पिथौरागढ़ की हम बात करें तो मुनस्यारी की सफेद राजमा है, बेरीना की चाय है। अल्मोड़ा की बात करेंगे तो लाखोरी मिर्च है, ताम्र उत्पाद है, बाल मिठाई है, ठीक है, बाल मिठाई प्रस्तावित है अभी। ओके, अब इसकी बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल में मोमबत्ती है, रंग वाली पिछौड़ी है, रसीले आड़ू हैं। देहरादून की बात करें तो बासमती चावल, लीची, और यहाँ पे रम्माण ये कहाँ की ना, ये चमोली का है, ठीक है। और मोमबत्ती वाला ये तो रिपीट हो गया है। इसके बाद बात करेंगे ऐपण, कुमाऊनी, रंगोली, यहाँ पर रिंगाल शिल्प, बांस कटोरी, मतलब कि ऐसे बहुत सारे हैं, आप इसको देख लेंगे तो ठीक है, हमें क्या बताऊं इसको ना। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। राज्य में वर्तमान में बड़े उद्योग जो कि हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो ये पहुंच गई है 107 पहुंच गई है। पहले जब राज्य गठन हुआ था तो मात्र 39 यहाँ पे थी, अब 107 पहुंच गई है। अब बात करते हैं प्रमुख औद्योगिक केंद्र की। तो सिडगुल, ये औद्योगिक क्रांति का आधार ये है। सिडगुल आप सभी को पता है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी का यहाँ पे सबसे बड़ा केंद्र है, जिसमें बीएचईएल, पतंजलि, हीरो मोटोकॉर्प्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब बहुत सारी कंपनियां हैं। देहरादून की बात करें तो इसमें फार्मास्यूटिकल्स और सूचना आईटी हब यहाँ पे है, जिसमें सेलाकुई की बात करें तो सेलाकुई में ल्यूपिन, सन फार्मा और रक्षा उपकरण, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे बात होती है। उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पे विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण का पावर हाउस कहा जाता है, जिसमें पंतनगर है। पंतनगर में आप सभी को पता है टाटा मोटर्स हैं, अशोक लेलैंड है, नेस्ले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। काशीपुर की बात करें तो टेक्सटाइल और पेपर मिल्स यहाँ पे हैं। नैनीताल और पौड़ी की बात करें तो पेपर और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ की बात करेंगे। लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल है, और कोटद्वार में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यहाँ पे है। और पहाड़ी जिलों की बात करें तो आयुष, पर्यटन और लघु उद्योग की यहाँ पे बात हम करते हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो है उत्तराखंड में वर्तमान में हेलीपैडों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है टोटल 118। अच्छा, हेलीपैड क्या होता है ना, छोटे स्थान पे ऐसे करके कहीं पे भी बना देते हैं, और एयरपोर्ट अलग चीज है, हेलीपैड अलग चीज है। तो हेलीपैड है 118, याद रखना, कोई भी क्वेश्चन कोई भी पेपर में आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे उत्तराखंड के हवाई अड्डों की। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे प्रमुख हवाई अड्डे आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड राज्य में, जिसमें पहला है देहरादून का जॉली ग्रांट है, राज्य का मुख्य प्रवेश द्वार इसको कहते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा भी इसको कहते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए नियमित रूप से यहाँ पे चलती है उड़ानें। दूसरा है चमोली में गौचर नाम से आपदा राहत और यात्रा केंद्र है। बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर सेवा और आपातकालीन चिकित्सा के लिए उपयोगी है। पंतनगर, उधम सिंह नगर की बात करें तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नैनीताल और हल्द्वानी के निकटतम पर्यटन और पंतनगर यूनिवर्सिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये है। चिन्यालीसैंण उत्तरकाशी की है। माँ गंगा हवाई पट्टी भी यहाँ पे है। और नैनीसैनी जो है पिथौरागढ़ में सामरिक और सीमांत संपर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राज्य में वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेप्रिसिएट जीएसडीपी का कितना प्रतिशत ये है? तो ये है मात्र 3.62%।
राजकोषीय घाटे का अनुमान बजट और आर्थिक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार संशोधित होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है 2025-26 के अकॉर्डिंग 3.62% का है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना, कोई भी डाटा कोई भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के लिए। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड में प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ये है कृषि का, एग्रीकल्चर का। इसमें प्राथमिक क्षेत्र के भीतर 33.50% योगदान इसका सबसे ज्यादा प्रमुख देखने को मिलता है। अब बात करें द्वितीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों में किसका योगदान सबसे ज्यादा है? तो ये है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का। इसके बाद देखें तृतीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो बड़ा हिस्सा है वो है व्यापार, होटल और जलपान यानी कि सेवा क्षेत्र का। ये 37.25% ये देखने को मिलता है। अब बात करें उत्तराखंड में वर्ष 2023-24 के अनुसार श्रम बल भागीदारी में कितनी दर्जे की गई थी? तो ये की गई थी श्रम बल में 64.4%। तो ये कार्यशील जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उत्तराखंड में मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है, इसकी दर दिसंबर में कितनी थी? जो लास्ट ईयर दिसंबर था 2025 का, वो थी उस टाइम पे 6.67% यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसी क्रम में देखें उत्तराखंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये है 2017-18। इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं या कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप हमेशा याद रखना जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष 2017-18 भी चल रहा है। बात करें उधर मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में दर्ज की गई है? तो मूल्य क्षेत्र में, मूल्य संवर्धन में वित्त क्षेत्र में, वित्त सेवा में की गई है, जो कि है 16.14%। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। अब बात करते हैं राज्य में प्रति लाख जीवित जन्म पर मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो ये है 91। ओके, तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा में सुधार के कारण ये दर घटकर कितनी आ गई है? 91 आ गई है। इसके बाद देखें उत्तराखंड में सर्वाधिक बैंक शाखाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। 46% लगभग गांव, राज्य की जो 46% बैंक शाखाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं। इसके बाद देखें सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में उत्तराखंड में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो यहाँ पे SBI का नाम सबसे टॉप पे आता है। SBI की टोटल 444 शाखाएं हैं, जो किसी भी अन्य बैंक से अधिक यहाँ पे हैं। अगली हम बात करते हैं उत्तराखंड में सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है उधम सिंह नगर, ऋण जमा अनुपात वाला जिला। इसके बाद देखें उत्तराखंड में कुल खाद्य उत्पादकता कितनी है? तो ये है 26.64%, 6 पॉइंट क्विंटल पर हेक्टेयर ये है, जो राज्य गठन के समय मात्र कितनी थी? 17.12% थी, क्विंटल थी। इसके बाद देखें तो उत्तराखंड के फसल चक्र में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो ये बोई जाती है गेहूं। सभी को पता है, पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, सर्वाधिक क्षेत्र में ये गेहूं बोए जाते हैं। ये टोटल राज्य के 30% क्षेत्र पर खेती की जाती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के सीमांत जोत यानी कि 1 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र को सीमांत जोत कहते हैं। इसका कितना परसेंट है? तो ये है 28.63% ये है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं भूमि जोत की। तो यहाँ पे चकबंदी की चुनौती तो हम देखेंगे भी, पहले हम देख लेते हैं किस क्षेत्र को किस चीज में बांटा गया है। तो पहला जो है 1 हेक्टेयर से अगर कम होगा तो उसको बोलेंगे सीमांत जोत। इसमें 70% से ज्यादा क्या है किसान इसमें कार्यरत हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे आम है, मुख्य रूप से परिवार के निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है सीमांत क्षेत्र। इसके बाद आता है लघु जोत। लघु जोत में 1 से 2 हेक्टेयर वाले खेतों को कहते हैं। कॉमन इन तराई एंड भावर क्षेत्र में, यानी कि तराई भावर क्षेत्र में कॉमन है लोगों के पास, जहाँ पे लघु क्षेत्र ज्यादा है, लघु जोत। दूसरी बात करेंगे मध्यम, या यहाँ पे 2 से 10 हेक्टेयर का होगा तो उसको मध्यम वर्ग का बोलेंगे। और बड़ी जोत की हम बात करें तो 10 हेक्टेयर से जो ऊपर का होगा वो बड़ी जोत का होगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाले उत्तराखंड का कौन सा जिला है? तो ये नैनीताल जिला है, अपना जिला है। तो ये राज्य में प्रथम स्थान पर है फल उत्पादन करने में। इसके बाद देखेंगे नैनीताल की थोड़ी सी हम झलक देख लेते हैं, जो नैनीताल को सरोवर नगरी कहते हैं। यहाँ पे बात करेंगे गठन की, तो 1891 में पी बैरन ने इसको खोजा था। 1841 में पी बैरन द्वारा खोजे गए इस क्षेत्र को 91 बोल देना, तो ये गलती हो गई होगी, 1841 है। तो यहाँ पे बात करेंगे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की, तो इसको सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
झीलों का संगम यहाँ देखा जा सकता है। 1891 लिख दिया यहाँ पे गलती से, 1841 है, ठीक है। 18 नवंबर 1841 को गठन किया था। पी वेरन ने इसकी खोज की थी। 60 झीलों के कारण इसको छकाता भी कहते हैं। 60 झील यहाँ पे थी। बात करते हैं भौगोलिक विशेषता की, तो 7 पहाड़ियां यहाँ पे हैं, जिसमें नैना पीक सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद बात करें प्रसिद्ध स्थल और संस्थान की, तो कैंची धाम और जिम कॉर्बेट जैसे यहाँ पे संस्थान यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें बाबा नीम करोली धाम, गोलू देवता मंदिर और 1936 में बना भारत का पहला नेशनल पार्क जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। झीलों के वैभव की बात करें तो भीमताल सबसे बड़ी और नौकुचिया ताल सबसे गहरी झील यहाँ पे देखने को मिलती है। नैनी झील जिसको ऋषि सरोवर भी कहते हैं, इसके अलावा सात ताल, खुरपा ताल और बहुत ज्यादा यहाँ पे मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। प्रशासनिक केंद्र की बात करें तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय यहाँ पे स्थित है। और हल्द्वानी शहर, जो कि हल्द्वानी शहर को क्या कहते हैं, हल्द्वानी शहर होती है उत्तराखंड की वाणिज्यिक राजधानी। और हल्द्वानी के काठगोदाम को ही क्या बोलते हैं, कुमाऊं का द्वार भी यहाँ कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो सब्जी देखो उधम सिंह नगर में उगाई जाती है सबसे ज्यादा सब्जी। अब इसको याद कैसे करें, देखो प्लेन्स का एरिया है, प्लेन्स के एरिया में अधिकतर चीजें फसल वसल ये सब चीजें बढ़िया होती हैं, तो ठीक है, ऐसे याद कर लेना। इसके बाद देखें उधम सिंह नगर की थोड़ी सी डिटेल हम देखेंगे। तो यहाँ पे कृषि उत्तराखंड का अन्न का भंडार और चावल का कटोरा कहा जाता है उत्तराखंड का। कौन, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। पंतनगर विश्वविद्यालय जो कि 1960 में बना था, यहाँ ये भारत का पहला विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। और हरित क्रांति की जन्म स्थली भी यहीं से हुई थी। औद्योगिक इंजन की बात करें तो सिडकुल और ग्लोबल कंपनियां यहाँ हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, नेस्ले, बजाज, दिग्गज कंपनियों का केंद्र ये है। और काशीपुर में प्राचीन गोविशाण प्रमुख औद्योगिक शहर यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करते हैं गठन की, तो उधम सिंह नगर का गठन हुआ था 30 सितंबर 1955 को 1995 को नैनीताल से अलग होकर। मुख्यालय इसका रुद्रपुर है। राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी रुद्रपुर है। भूगोल और नदियों की बात करें तो कोसी, गौला नदी, शारदा नदी से ये बहुत सारी नदियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं, छोटी बड़ी। और सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो नानकमत्ता साहिब और चैती मेला यहाँ का फेमस है, जिसमें थारू और बुक्सा जनजातियों का निवास यहाँ उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है। प्रसिद्ध अटरिया देवी मेला जो है वो मेला लगता है रुद्रपुर में। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक, तो उत्तराखंड का पहला स्थान नहीं है, 5वां स्थान यहाँ पे है। ओके, अब बात करें बायवोल्टीन सिल्क स्टेट के रूप में किस राज्य को जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को ही जाना जाता है। यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाले रेशम उत्पादन के लिए उत्तराखंड को यह दर्जा प्राप्त है। इसके बाद देखें अमृत सरोवर योजना का संबंध किससे है। तो ये है वर्षा जल के संरक्षण से। ये है उत्तराखंड के तहत राज्य में सरोवर का निर्माण किया जाता है ताकि वर्षा का जल वहां पर इकट्ठा हो सके, संचित हो सके। इसके बाद देखें दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना कब शुरू की थी। तो ये की थी 2018 में की थी। ये क्यों की थी, ग्रामीण पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2018 में शुरू की थी। इसकी बात करें तो आपका घर आपका स्वरोजगार की यहाँ पे टैगलाइन है, जिसमें मुख्य लक्ष्य इसका है स्वरोजगार और संस्कृति की रक्षा। यहाँ पे स्वरोजगार और पलायन का रोग यहाँ पर होता है, स्थानीय लोगों को घर पर काम देना और पर्यटकों को उत्तराखंडी संस्कृति से जोड़ना। बात करें इसमें भारी सब्सिडी और आर्थिक सहायता की, तो पहाड़ों में 33% सब्सिडी है और मैदानों में 25% सब्सिडी यहाँ पे मिलती है। पहाड़ में अधिकतम 33% में भी 10 लाख की अधिकतम वित्तीय मदद और मैदानों में 7.5 लाख की अधिकतम वित्तीय मदद यहाँ पे देखने को मिलती है। कर और बिलों में बड़ी बचत की बात यहाँ पे करें तो घरेलू दरों पर बिजली और पानी और टैक्स पर छूट यहाँ पे देखने को मिलती है। और पिछले 3 साल तक कोई लग्जरी या मनोरंजन टैक्स नहीं और बिल की कमर्शियल के बजाय घरेलू दरों पर। यानी कि कहने का मतलब है अगर आपका उत्तराखंड होम स्टे योजना के अकॉर्डिंग आपने कोई होटल वगैरह खोला है तो वहां पे क्या होगा ना, घरेलू दरों पर बिजली और पानी और टैक्स छूट यहाँ पे मिलेगा। मतलब कि जैसा घरों पे चलता है 3 साल तक वहां पे कोई भी ऐसा लग्जरी या मनोरंजन टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद बात करें आवेदन कौन कर सकता है, इसकी एलिजिबल कौन है इसके लिए। तो यहाँ पे उत्तराखंड का स्थायी निवासी और 1 से 6 कमरे हों जिसके, वो इसका आवेदन करता है, आवेदन एलिजिबल हो सकता है। घर में मालिक का स्वयं रहना यहाँ पे अनिवार्य है। बात करते हैं पंजीकरण और प्रशिक्षण की, तो यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और मुफ्त में ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जिला कार्यालय से आवेदन सरकार यहाँ पे कर सकते हैं।
इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ठीक है, सौर स्वरोजगार योजना के तहत कितने किलोवाट तक की परियोजना स्थापित की जा सकती है। तो यहाँ पे 20 से 200 किलोवाट तक की यहाँ पे आपको सौर स्वरोजगार योजना के तहत स्थानीय युवाओं को ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार देने के लिए यह सीमा तय की गई है। इसके बाद देखें उत्तराखंड योग नीति को कब मंजूरी दी गई थी। तो ये दी गई थी 6 जून 2025 को। योग नीति अपनी योग को बढ़ावा देने और वेलनेस टूरिज्म के लिए राज्य ने अपनी योग नीति की घोषित की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नक्शा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में भूमि की पहचान यहाँ पे करना। इसके बाद देखें 45 क्वेश्चन है, स्वभूमि ऐप का संबंध किससे है। तो स्वभूमि ऐप का संबंध है संपत्ति के स्वामित्व की जियो टैगिंग से है। यहाँ पे संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड और स्वामित्व की सुरक्षा के लिए ये ऐप बनाया गया है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में यूलिप प्रोजेक्ट है किसकी सहायता से चलाया जा रहा है। तो ये चलाया जा रहा है एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, बिल लाओ इनाम पाओ योजना किस विभाग से संबंधित है। तो ये है राज्य कर विभाग से, ठीक है, जीएसटी विभाग से है ये संबंधित। उपभोक्ताओं को पक्का बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ये योजना स्टार्ट की गई है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन सा स्थान पर रहा है। तो ये रहा है 7वें स्थान पर। तो यहाँ पे देखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल की अब डिटेल में चर्चा करते हैं क्योंकि ये उत्तराखंड में ही हुए थे। कब हुए थे ये 25 दिसंबर 2025 में आयोजन इसका हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में हुए थे। अब हम बात करेंगे इसमें तो उद्देश्य और आयोजन इसका क्या होता है। देहरादून, यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कहाँ कहाँ आयोजन हुए थे। तो ये हुए थे शहरों में, विभिन्न शहरों में हुए थे उत्तराखंड के, जिसमें पहला है देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, नैनीताल, गुलरभोज में खेलों का आयोजन किया था। उत्तराखंड के चमकते सितारों की हम बात करें तो लक्ष्य सेन, मानसी नेगी और अंकिता ध्यानी का दमदार यहाँ पे प्रदर्शन रहा है। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, वॉक रेस में मानसी व सूरज, लंबी दूरी की दौड़ में अंकिता ने राज्य का नाम रोशन किया है। बात करते हैं खेलों में दबदबा किस चीज का रहा। तो एथलेटिक्स, तीरंदाजी और जलीय खेलों में यहाँ पर स्वर्णिम सफलता यहाँ पर देखने को मिलती है उत्तराखंड की। और पुरस्कार और भविष्य नीति की बात करें तो हिमालय पुत्र सम्मान और सीधी सरकारी नौकरी यहाँ पे मिलती है, जो यहाँ पे अवार्ड लाता है, मेडल लाता है। गुलरभोज में कयाकिंग और कैनोइंग स्पर्धाओं में महत्वपूर्ण पदक यहाँ पे प्राप्त किए थे। इसके बाद बात करें तो आगामी जो पड़ाव होंगे 39वें और 40वें खेलों की, तो हमें जब बस इतना याद रखना है 39वें खेल जो होंगे मेघालय में होंगे, 40वें खेल जो होंगे तेलंगाना में होंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 49वें क्वेश्चन का, जीएसटी 2.0 के तहत अब मुख्य रूप से कितने टैक्स स्लैब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मात्र अब 2 टैक्स स्लैब रह चुके हैं जो कि है 5% और 18%। 22 सितंबर 2025 से लागू नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब को सरल यहाँ पर बनाया गया है। और इसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस विकास खंड का चयन आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत किया जाता है। तो ये किया जाता है मोरी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक का चयन यहाँ पे किया गया। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड आर्थिक सर्वे 2025-26 से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आपके उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम हो, यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, ठीक है, यूके पीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है उत्तराखंड आर्थिक सर्वे से, यूके ट्रिपल एससी थोड़ा सा कम पूछती है। ये नहीं 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए क्लास में, बने रहिए साथ में। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।